कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि की अभी की स्थिति क्या है? वॉइस को लेकर कई तरह के फीडबैक्स आ रहे हैं। हाँ, इस माइक्रोफोन के साथ देखो कुछ समस्या तो है, चेंज कर देंगे पर कुछ समय दीजिए आप लोग, ठीक है? अच्छा, एक बात होती है कि यूट्यूब की ना पॉलिसीज बदलती रहती हैं और 15 तारीख मतलब कल से फिर बदल रही हैं। अगर इस चैनल पर कोई परेशानी आती है तो आप लोगों को पता है, कई बैठे हुए हैं इस चैनल की जगह लेने के लिए, फिर जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं वो भी सर्च ही करते रहेंगे। तो अगर कुछ होता है तो आपको टेलीग्राम से नए चैनल का लिंक मिल जाएगा, नीचे इंस्टाग्राम की भी आईडी दिए दे रहे हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। और कुछ देर में ट्विटर और व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर देंगे, उनका भी एड्रेस यहाँ अपडेट कर देंगे। अगर कुछ हुआ 1% को भी तो आपके नए चैनल का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। हाँ, और एक चीज़ और, जो भी हमने कहा है किसी भी चीज़ पर कोई फर्क नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। जो हमने बोला है जब जब जैसे जैसे चलना है वह वही चलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है? चैनल का क्या, अगर 1% को कुछ होता भी तो दूसरा आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। बस रिसोर्स बता रहे हैं आपको, वो लेने कहाँ से बोलेंगे। अच्छा, तो शुरू करें फिर हम आपकी बात। चलिए अब हम जरा स्थिति समझ लें। हम इस टाइम पर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस कुछ पुरानी है, कुछ समझती है, तो हम बेसिक्स पर ना जाकर सीधे आगे की कहानी पर चलते हैं। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हो ह्यूमन लाइफ में। अब लीला का अर्थ क्या होता है? लीला का अर्थ होता है खेल, खेल। गूगल पर सर्च कर लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, गूगल को भी हम ही लोगों ने सिखाया है। कृष्ण लीला का अर्थ, बस वो ईश्वर के साथ हम अटैच कर देते हैं तो उस खेल को हम कुछ दिव्य मान लेते हैं, पर उसका अर्थ भी खेल ही होता है। अब अगर सारा काम उन्हें प्रकृति से ही करवाना होता तो करवा लेते, पर कहानी में मनुष्य टच या इनपुट जरूरी है, तभी योग संभलता है। तो उसका काम अवतार की मनुष्य चेतना कर देती है। हो सकता है थोड़ी शुरू में आज का वीडियो थोड़ा सा बोर लगे, पर बाद में आपको उसका लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्या है क्या नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो ये कहानी को कुछ आगे बढ़ा देगा। यह सब मैं आपको डिफरेंट वीडियोस में बता चुका हूँ कई बार। तो जब हम प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी, यह आपकी हमारी चेतना की भी विकास यात्रा है और यह अवतार की भी मनुष्य चेतना की विकास यात्रा है। वृंदावन के कृष्ण और कुरुक्षेत्र के कृष्ण मनुष्य चेतना के मामले में अलग अलग हैं। अब वह गीता समझा सकते हैं जो कुरुक्षेत्र के कृष्ण है, समझते हैं। पर उससे पहले एक बात और, प्रकृति के लिए बाल कृष्ण से डील करना आसान है, पर उन कृष्ण से जिन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में जाना है और वो अपनी सेना भी दे देते हैं, शस्त्र भी त्याग देते हैं, उनसे डील करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे डेवलप होती है अवतार की मनुष्य चेतना अपना दिमाग लगाना शुरू कर देती है। लगाती वह ईश्वर की इच्छा से ही है, कई बार बता चुके हैं। निराकार निर्गुण होता है और जब वह निराकार आकार लेकर आता है तो वो सगुण हो जाता है। तो ये जो गुणों का अंतर है जो आ जाता है, यही चेतना है। यह चेतना उलझ लेती है प्रकृति से, परब्रह्म से, सबसे। और यह भी बता चुके हैं, बहुत प्यारी उलझन है, कोई मनुष्यों की तरह मार कुटाई वाली उलझन दुश्मनी नहीं पाल लेते। पर आप ऐसा भी ना समझे कि हमेशा ये उलझन ही चलती रहती है। एक बार वह उलझन का मैटर जहां सॉल्व, वहां फिर सब एक है। गीता तभी बोली जा सकती है जब सब एक हो जाए, प्रकृति, परब्रह्म, कल्कि, सब एक, कृष्ण एक। ये प्रकृति, परब्रह्म, कल्कि, इन तीनों के बीच का सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बदलता रहेगा, मतलब और सही होता जाएगा समय के साथ। जो भी मैं कल्कि की एनर्जी, प्रकृति, परब्रह्म की एनर्जी कैच करता हूँ, कल्कि एक तो कार्य करने को तैयार नहीं, फिर उस पर भी उनकी 100 शर्तें थी। सबसे बड़ा इशू जो था प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि के बीच में, वह था परसेप्शन को लेकर। कल्कि को लगता था पता नहीं जनता इन सब चीजों को कैसे लेगी, और प्रकृति परब्रह्म ने समझा नहीं पा रहे थे। हम आज एक शब्द समझते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का हिंदी अर्थ शायद होता है सहजता। तो देखिए, बात विश्वास की है, विश्वास कर पाए तो कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। परब्रह्म, प्रकृति और कल्कि तीनों के बीच में जो एक टॉपिक था वह स्पॉन्टेनिटी को लेकर था, मतलब सहजता को लेकर। सहजता का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, पर फिर भी हम आपको इस तरह से बता देते हैं कि आपको ये तीनों की लीला समझ में आ जाए। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, प्रकृति का नियम है। पानी का गुण है और पानी उसमें सहज है। बंदर पेड़ों पर रहता है, मगरमच्छ पानी में रहता है, मछली पानी में रहती है।
प्राकृतिक रूप से यह सब उसी में सरवाइव कर सकते हैं जिसमें ये सहज है। आप किस चीज में सहज होंगे और किस में नहीं, वो आपका प्रारब्ध भी तय करता है, और आप ट्रेनिंग से, अपने अनुभव से, शिक्षा से कुछ लिमिट्स में उस चीज को अपने अंदर ले सकते हैं। पर हाँ, दोनों ही चीजों का मिलना बहुत जरूरी है कि आप जिसमें भी सहज हो उसे सही तरह से उपयोग में ला पाए। कोई अच्छा गाना गा लेता है पर ट्रेनिंग की जरूरत तो उसे भी लगेगी ना। अब इसका हमारे टॉपिक से क्या मतलब है? कल के मनुष्य जीवन में सहज थे, हर मनुष्य की तरह से, जब तक उन्हें अपने अंदर बैठे ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। फिर जब ज्ञान हुआ तो वह असहज हो गए। अब असहज होना भी लीला का हिस्सा है। असहज नहीं होंगे तो सहज कैसे होंगे? स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो पहले आप असहज ही होते हैं ना, फिर जाकर उसमें सहज होते हैं, तो असहज होना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो कल्कि की मनुष्य चेतना को जब ये सारी बात पता चली तो वह पहले असहज ही थे। अब प्रकृति पर ब्रह्म का माहौल उन्हें धीमे धीमे करके सहज करता गया, पर फिर भी कल्कि सहज नहीं हो पाए। प्रश्न है किस चीज के लिए सहज नहीं हो पाए? देखिए, उनकी जो भी कहानी चली वह इस बात को लिख के लिए तो सहज हो गए कि जो भी कहानी लिखी है, जो भी, वह तो पूरी हो जाएगी। धरती पे न्यू सिस्टम आना है, सारी धरती से कनेक्ट हो जाएगी, नया युग आ जाएगा, उन सब के लिए तो वो सहज हो गए। प्रकृति, ईश्वर ने कोई नहीं रोक रहा, सब काम करवाई देंगे। उन्हें असहजता इस बात को लेकर थी कि अगर जैसे उन्हें दिख रहा है वैसे ही कर्म होते हैं तो फिर पता नहीं जनता के बीच में परसेप्शन कैसा बनेगा, उनकी छवि कैसी बनेगी। अब वह कर्म करने में तो सहज थे, बस उस प्रक्रिया के साथ सहज नहीं थे, प्रोसेस के साथ। अच्छा, अब आप सहज होते कैसे? कोई भी चीज या कर्म आप करते रहो, आप सहज हो जाओगे। आज आप बात करते हो, कुछ भी बोलते हो, कभी अपने पहला शब्द बोलने में भी बहुत समय लगाया होगा, पर आज हम लोग खूब बात करते हैं, हम सहज हैं। पर अभी भाषा बदल दी जाए, हम अभी असहज हो जाएंगे। जब ये असहज बोलने में हमें दिक्कत हो रही है। अब कल्कि के साथ कुछ बदलाव हुए तो वह भी असहज ही हुए होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब कल्कि के अंदर कर्ता भाव तो है नहीं, जो सब प्रकृति और परब्रह्म पे चला गया कि यही करते हैं और उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं। तो फिर बहुत चीजें उन सबके बीच में गुप्त लीला में, मतलब यह था कि प्रकृति उन्हें तैयार और सहज कर रही थी, स्पॉन्टेनियस बना रही थी हर आने वाले कर्म के लिए। वह होते भी गए। अब वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम उस पर नहीं जा रहे। अंत में बात वही पब्लिक पर आकर अटक गई। अब पर्सनली तो मुझे नहीं पता कल्कि कौन है, आपको पता, मुझे आभासी होते हैं। कितना सत्य कितना असत्य अब आप जानते हैं, बाकी अपना विवेक लगा ही लेंगे। कल्कि का बहुत ही साफ मैटर था कि उन्हें सहजता या स्पॉन्टेनिटी हर चीज में चाहिए थी, व्यवहार में, बातों में, कर्म में, उसके प्रभाव में। जब वह या उनके कर्म सामने आए तो कुछ भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसमें कुछ भी असहज है। अब इस प्रक्रिया में, प्रोसेस में सहज होना इतना आसान नहीं है। दुनिया की सबसे जबरदस्त कहानियां हैं जिसका सदियों से इंतजार है, कैसे सहज फील करें। अब ऐसे ही एक और नॉर्मल शब्द का अर्थ समझते हैं, कुछ ब्रेक इवन पॉइंट टाइप का। यह सब फिजिक्स में इसका अर्थ अलग है, केमिस्ट्री में इसका अर्थ अलग है, इकोनॉमिक्स में अलग है, मैनेजमेंट में अलग है। रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। आप में से कई लोग इसका अर्थ जानते होंगे, जो नहीं जानते उन्हें हम एक कॉमन अर्थ बता देते हैं। विशेष सब्जेक्ट कोई भी हो, ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी प्रक्रिया में वह पॉइंट होता है जिसके बाद वह प्रक्रिया अगर हो ना रही हो तो वो होने लगती है। धीमे धीमे हो रही है तो वो तेज होने लगती है। और अगर मान लीजिए कुछ विनाश होना और किसी ने संभाल रखा हो तो उल्टे वे में अगर चले तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि इसके बाद विनाश संभलेगा नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट ठीक है, हमारी पढ़ाई का हिस्सा हो सकता है, पर ये हमारे जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आपको समझा देते हैं, पर स्पॉन्टेनियस और ब्रेक इवन पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। टेंशन ना लीजिए, कल की लीला से इन दोनों शब्दों का बहुत गहरा संबंध है। बहुत से शब्द हैं, एक एक शब्द जिसका संबंध है उनसे। तो ब्रेक इवन पॉइंट को हम कुछ टर्निंग पॉइंट वगैरह भी नाम दे सकते हैं अगर हम ह्यूमन लाइफ पे अप्लाई करें। तो देखिए, हम सब सोचते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, टर्निंग पॉइंट्स हैं, हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। कई ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता होते हैं कि अगर ये काम हो गया तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। कई ब्रेक इवन पॉइंट हमें नहीं पता होते, वो हमारी लाइफ में आते हैं और हमारा भाग्य बदल जाते हैं। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा जनरली क्या होता है। कल्कि के केस में ब्रेक इवन पॉइंट वहां से नहीं आया जहाँ से उन्होंने सोचा और जिस चीज के लिए मेहनत की, प्लान किया। उनका ब्रेक इवन पॉइंट कहीं और से आया, जब वह परब्रह्म प्रकृति से मिले।
कुछ भी इसमें अजीब सा या नया सा नहीं है। हम मनुष्य जो बनाते हैं उसे प्लान कहते हैं और प्लान फेल होते रहते हैं। ईश्वर या प्रकृति जो प्लान करते हैं उसे भाग्य कहते हैं और वो फेल नहीं हुआ करता। तो कल्कि का खुद का प्लान तो फेल हो गया, पर ईश्वर का लिखा सही हो गया। अब एक बात आप याद रखिए, आपके जीवन में जब भी कोई ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उससे पहले आपने जो भी प्लानिंग कर रखी होगी वो प्लानिंग बदल जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत सोच लो ऐसा हो जाएगा, उसके बाद हम ये करेंगे। जब वैसा हो जाता है, चाहे एक्सपेक्टेड वेज में चाहे अनएक्सपेक्टेड वेज में, आप वो सेम पर्सन नहीं रहते, आप पर्सन बदल जाते हो। सांसारिक रूप से तो आप बदलते ही बदलते हो, कई बार आध्यात्मिक रूप से भी बदल जाते हो। तो जब आप डिफरेंट पर्सन हो, पहले नहीं वाले नहीं हो, तो अब वो डिफरेंट पर्सन प्लान भी दूसरे हिसाब का तैयार करेगा। तो कल्कि की लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया, उन्होंने भी फिर चीजों उस हिसाब से प्लान की, पर अब उनके सामने एक बहुत गहरी समस्या थी। अगर आप परब्रह्म के एंगल से देखो तो परब्रह्म का यह था कि मैंने एक शरीर ग्रहण कर रखा है, अब समय आ गया है कि मैं इसके द्वारा अपने कार्य शुरू करूं और कल्कि की मनुष्य चेतना को बता दूं कि मैं कौन हूं। कल्कि की मनुष्य चेतना की तरफ से एक कहानी देखो तो मनुष्य चेतना कह रही है कि शांति से जीवन कट रहा था, आपने आके कब्जा कर लिया। देखो शुरू में तो यही हुआ, वो फिर प्रकृति के एंगल से आप चीजों को देखो तो ईश्वर अपने आप से ही खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी प्लान करना है, देखो हल्का हल्का कोई नहीं है, कोई भी कैरेक्टर, ना प्रकृति ना परब्रह्म ना कल्कि की चेतना। उन्हें यह भी पता है कि मसले कितने हाइपर हैं, पर फिर भी वो पता है क्या सोच रहे हैं। यह जो प्रकट लीला है, इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जब वो प्रकट में आ जाएंगे लोगों के सामने अपने कर्मों के साथ, तो वो कुछ इस तरह से आए कि ये जनता प्रोसेस जो है जनता को भी सहज रखे, उन्हें भी सहज रखे, सबके लिए सहज ही हो। अब ये बात आपको नॉर्मल लग सकती है पर है नहीं। दुनिया की सबसे विशाल कहानी जिसका सदियों से इंतजार हो रहा है, इतनी नॉर्मली कैसे आ जाएगी? कैसे ऐसा हो सकता है कि किसी को भी कुछ अजीब सा लगे ही ना? हो भी सकता है, मान लो किसी जंगल में आग लगानी है और अधिक वन विभाग वाले आते हैं, आग लगा के चले जाते हैं, तो गांव वाले असहज है। पर वहीं वन विभाग वाले आते हैं और बातचीत करते हैं, गांव वालों को समझाते हैं, तो हो सकता है गांव वालों को थोड़ा सा वो पूरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस लगे, सहज लगे। अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी वह सुना रहा हूँ जो मेरे हिसाब से घटित हुई है, जिसका मुझे आभास होता है। अब विवेक का आप लगा लीजिएगा कितना सत्य कितना गलत। अब इसमें क्या सीख है क्या नहीं है, आप सब बच्चे भी नहीं है, वह विवेक भी आप लगा लेना। अब युग परिवर्तन की घटना जब हम बात करें तो ये घटना एक जंगल जितनी आसान तो नहीं है। चलिए बताते हैं आपको मुश्किल कहाँ पर है। नहीं, आप बताइए मुश्किल कहाँ पर है। आप लोग जो उत्तर देंगे वो शायद ये होंगे कि युग परिवर्तन में 700 करोड़ मर जाएंगे या फिर लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाएगा वगैरह वगैरह। नहीं, इतने लोग नहीं मरेंगे, ठीक है कुछ बातें, पर अगर आप इस लीला में आप चौथे पॉइंट पर पहुंचते हैं और पहला पॉइंट भूल जाते हैं तो फिर आप इस लीला को समझ नहीं पाएंगे, इस कहानी को समझ नहीं पाएंगे। याद कीजिए, आपको कल्कि की गुप्त लीला के बारे में क्या बातें पता है। आपको यह पता है कि कल्कि कठिन समय में जी रहे थे। अब इस पर विरोधाभास है कि समय कितना कठिन था। किसी के हिसाब से वो भिक्षुक बन के जी रहे थे, किसी के हिसाब से अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठा रहे थे, बस उन्हें जो करना है वह नहीं कर रहे थे। आपको कुछ बातें बता देते हैं। अवतार कितने भी कठिन समय में हो पर वह फिर भी रहता पावर में ही है। तो ये भिक्षुक वाली बात गलत है, पूरी तरह से गलत है। अगर समय रहा इस वीडियो में तो आपको बताएंगे, नहीं तो फिर कभी और बताएंगे क्या कहानी थी वो क्या नहीं थी। हाँ, कठिन समय तो था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी उठे इतने कठिन समय में और 2 साल में तो दुनिया के हर देश में पहुंच भी जाए और अगले 3 से 5 साल पूरी दुनिया कंट्रोल में ले ले। ये बात बोलना आसान है, इसको पचाना मुश्किल है। आप में से अधिकतम लोगों को शायद कॉर्पोरेट कल्चर काम कैसे करता है ना पता हो, तो आपको कुछ हिंट हम दिए देते हैं। पर पहले उससे पहले ये बताते हैं कॉर्पोरेट कल्चर होता कितना इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट सब कितना इंपॉर्टेंट है। पैसा इस चीज से घूमता है। जब पैसा घूमता है तो इस धरती पर रहने वाले हर आदमी का घर चलता है, देश चलते हैं, युद्ध होते हैं, हथियार आते हैं। इस पूरी धरती पर कहीं भी कोई अच्छा या बुरा काम हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके पीछे कॉर्पोरेट ही होता है। आप इसे बिजनेस कह लो, इकोनॉमी कह लो, जो कहना है कहो। अब इस कॉर्पोरेट में होता क्या है,
जब भी कोई नई कंपनी आती है, चाहे वो कितनी जबरदस्त क्यों ना, वो पैसे लेती है मार्केट से। अब वह पैसे वह किसी बैंक से या किसी प्राइवेट लोन देने वाले से कर्जा ले या फिर अपनी हिस्सेदारी बेचे शेयर्स के रूप में, इन सब चीज़ों से लेती है। ठीक है, प्रॉफिट भी कमाती हैं कंपनियां, पर वह हमेशा प्रॉफिट कम ही पड़ता है जब उन्हें एक्सपेंड करना हो, मतलब अपना कारोबार बढ़ाना हो। यह मार्केट का नियम है। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो ऐसे काम करता है कि जब भी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वह कंपनी फिर सारी शर्तें मानती है, पैसे देने वाले के हिसाब से चलती है। और आप जिसे भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझ रहे हैं, वह सब भी कॉर्पोरेट इकोसिस्टम के हिसाब से ही चलती हैं। मार्केट में कोई भी कंपनी है, कोई भी, या तो जो खड़ी है या जो आएगी, अपने दम पर आ जाए, ना वो लोन ले ना मार्केट में शेयर बेचे, ऐसा नहीं होता है। पर मान लीजिए हो भी रहा है, तो यह जो लोग होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले, ये गिद्ध की तरह से निगाह लगा लेते हैं कि कहाँ तक जाएगी, कहीं तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। या तो ये नई कंपनी पैसे लेगी, मार्केट की शर्तें मानेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं मार्केट इस कंपनी को ख़त्म कर देगा। अब देखो, ज़्यादा ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, कल की पर ब्रह्म प्रकृति, कुछ एक्सपीरियंस तो मुझे भी हो चुका है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की समस्या पता है क्या? कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म नहीं सीख पाया। अब अगर मैं आपको डिटेल में बताने बैठ जाऊंगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहाँ कच्चा खा गया, तो टॉपिक लंबा हो जाएगा, जाने देते हैं, हमारे अपने टॉपिक पर रहते हैं। तो जब भी कल की आएंगे, उन्हें भी पैसे की नीड पड़ेगी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिजनेसमैन के तौर पर ही एंट्री लेंगे। तब होगा क्या, आपको मैं वह बता देता हूँ। उनकी एंट्री हुई, मान लीजिए हल्की सी शुरुआत की, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड शुरू हो जाएगा उस प्रोडक्ट या सर्विस को समझने, और यह भी कैलकुलेट करना शुरू कर देगा कि कब इस कंपनी को पैसे की नीड पड़ेगी। अच्छा, वो दोनों ही बातों में फेल हो जाएगा। या तो वो यह समझ पाएगा ये प्रोडक्ट और सर्विस है क्या, वह कॉपी करेगा, रिसोर्सेस लगाएगा, पता चला वहाँ कुछ और बन गया और कुछ और ही था। दूसरी बात रही पैसे की। यह काम जैसे जैसे बढ़ेगा, मान लो फिगर हाइपोथेटिकल है, रियल मत मानना, 500 करोड़ से 5,000 करोड़ पर पहुंचा, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लगेगा यहाँ तो ये पैसा मांगेगा, कल की वहाँ भी नहीं मांगेंगे। फिर 10,000 करोड़ पर पहुंचा, वहाँ भी नहीं मांगेंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अंदाजा लगाएगा कि 50,000 करोड़ पर तो मांगेगा, कल की वहाँ भी नहीं मांगेंगे। मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड बस देखता रह जाएगा कि आदमी पैसा मांगेगा कब। अब पता चला कि वो समझता ही रह गया, और तब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही पूरा का पूरा कल्कि के अंडर में चला जाएगा। यह सारी कहानी इसी साल से शुरू हो जाएगी। पर एक बात याद रखिए, भूलिए नहीं, कल्कि गुप्त में रह रहे थे, फिर एकदम से ऐसे कैसे प्रकट होंगे कि पूरी दुनिया में छाना शुरू हो जाएंगे। बात हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को सहज करने की, सहज ही बना रहे हम। कोरोना से आने की पहले की बात है, शायद 2019 का टाइम रहा होगा शायद। रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ कल्कि की एक मीटिंग चल रही थी। अच्छा, उस समय भी इनकी सिचुएशन कठिन हुई थी। तो देखिए, आपको मेटाफर में समझाऊंगा, अब वैसे ही समझिएगा। जैसे मोबाइल या लैपटॉप में चिप लगती है ना, कल्कि कुछ ऐसा डिजाइन कर चुके थे कि उसके बिना दिल्ली का कोई भी फ्लैट प्रॉपर्टी उनकी चिप के बिना ना बिके। चिप यहाँ मेटाफर है, मकानों में, बिल्डिंग्स में चिप नहीं लगा करती। अब यहाँ जो बात हम आपको बता रहे हैं वह मार्केट 20 लाख करोड़ से ऊपर का है, और केवल दिल्ली एनसीआर रीजन में। मतलब हम दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, इन सबकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, और उसमें एक ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस की बात करें जिसके बिना एक भी फ्लैट ना बिके। तो यह 20 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट है, और वह जो कुछ भी बेच रहा है उसकी में मोनोपोली होने की वजह से प्रॉफिट वगैरह रेशियो भी शायद ठीक ही रहता होगा सिस्टम में। फिर एक ऐसी एंटिटी को संभालना जो इतना बड़ा मार्केट हैंडल कर रही है, कल्कि को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के तौर पे एस्टेब्लिश करता है ये पूरा प्रोसेस। अब आप पूछेंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या हुआ जो यह इंतजार कर रहा था कि रुपए कब मांगेंगे। उन सवालों को ना आप साइड में रख लीजिए, आप सब में विवेक होकर लगा लीजिएगा। कुछ और खास बात बताते हैं हम आपको। कल्कि का जो मुझे आभास होता है, 30 जून 2019 को किसी बिल्डर के साथ कोई मैटर हुआ। उस समय तक उन्होंने पूरे मामले, अपने प्रोजेक्ट वगैरह ओपन नहीं किए थे, मतलब उसका बस कुछ हिस्सा ओपन किया था। तो जो एटीट्यूड है ना उनका, वो फालतू किसी को सुनते नहीं, समझौते भी नहीं करते जो उन्हें सही ना लगे। तो जहाँ कोई मैटर हुआ, उन्होंने रियल एस्टेट वालों के साथ काम करना बंद कर दिया। सोचा कुछ दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर काम शुरू कर देंगे। पर हाँ, उन्हें यह आभास हो चुका था कि अब प्रकृति परब्रह्म उन्हें तभी ओपन में आने देंगे जब वो कल्कि बन के आए लोगों की नज़रों में। उससे पहले अब उन्हें निकलने ही नहीं देंगे।
अब उस समय तक कल्कि नाम बहुत पॉपुलर नहीं था, कई लोगों को नहीं पता था कि कल्कि आ ही चुके हैं। मतलब पता तो अभी भी नहीं है, पर तब तो हिंट भी नहीं था। अब होता क्या है, आप लोगों को शायद याद हो 2019 में ही कोरोना आया था। यहाँ कल्कि घर पर बैठे, वहाँ सारी दुनिया घर पर बैठ गई। उस समय सारे काम धंधे बंद हो गए थे, रियल एस्टेट का भी बंद हो गया। तो उस समय के हिसाब से सबने अपनी रोजी रोटी में कुछ मॉडिफिकेशन की कि सबके काम धंधे चलते रहे। कल्कि ने भी किया, कोरोना चला गया, दुनिया धीमे धीमे करके मोशन में आ गई, पर कल्कि नहीं आए। उन्होंने जो कुछ भी सिस्टम वगैरह डिजाइन किया था वो उसी में लगे रहे, मतलब वो दोबारा सर्कल में लौटे ही नहीं, और वो गुप्त लीला और ज्यादा गुप्त हो गई। अच्छा, जब ये कोरोना खत्म हुआ तो उसी के आसपास शायद ये भविष्य मालिका वगैरह पॉपुलर होना शुरू हो गई। कोरोना की जो भविष्यवाणी थी उसकी वजह से कहानियां फैलनी शुरू हो गई, नकली कल्कि और उनके एक्सपर्ट भी हजारों आ गए। पर असली कल्कि को अभी ये सब नहीं पता था कि बाहर ये कल्कि सब कितना फैल रहा है। वो अपने ही सिस्टम्स में थे, वो ये चाह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट केवल खुद ही ऑपरेट करते, पर उसमें एक समस्या थी, अकेले ऑपरेट हो नहीं सकता था। तो उन्होंने समय को समय दिया, जाने दो क्या फर्क पड़ता है, जब समय आएगा तब ऑपरेट कर देंगे, कौन सा इसकी कोई बात बाहर जा रही है। फिर और भी बहुत सारी बातें थी। उस समय भी ये पर प्रकृति पर ब्रह्म कल्कि आपस में बात करते रहते थे, गुप्त लीला चल रही थी। अच्छा, जैसे आज हम आप लोगों से बात करते हैं प्रोजेक्ट की अंदरूनी डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाते। तो कल्कि का क्या है, जो हमें आभास होता है ना, वो तो प्रोजेक्ट के को छूते ही नहीं थे। अगर उनकी किसी पे कोई बात हुई भी तो इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं था, उनकी अर्निंग वगैरह सब कुछ किसी और ही मैटर से चल रही थी। बस इसकी में क्या कमी है, कहाँ इम्प्रूवमेंट है, मॉडिफिकेशन है, वो सब प्रोसेस चलता रहता था। अकेले नहीं होता था उसमें। उस टाइम पे भी प्रकृति पर ब्रह्म पूरे उस काम में इन्वॉल्व थी। अच्छा, जब ये प्रोजेक्ट क्या आएगा ना, आपको दिख जाएगा कि ये प्रोजेक्ट आखिर ऐसा है क्या जो मतलब सबको इन्वॉल्व होना पड़ा। कुछ तो कॉस्मिक है इसके अंदर। 2022 अंत आते तक उनका कोई एक मैटर हो गया, विवाद हो गया किसी बिजनेसमैन से, और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वह कार्य कर ही देंगे, उसे रोकेंगे नहीं। अब प्रतिज्ञा तो ले ली, पर फिर उन्हें 2023 में उन्हें भी पता चल गया अब ये कल्कि नाम छपा हुआ नहीं है। लोगों को भी आभास होना शुरू हो गया कि कल्कि आ चुके हैं, चाहे स्वार्थ से हो रहा हो चाहे निस्वार्थ से। अब कल्कि के सामने एक नई समस्या थी। प्रतिज्ञा तो ले ली कर्म करने की, अब अगर कर्म किया तो कहानी इतनी बड़ी है कि लोग पहचान ही जाएंगे, कुछ छपना नहीं, क्योंकि अब भविष्यवाणियां सबके पास पहुंच चुकी। देखो, प्रकृति पर ब्रह्म ये सब एक अलग कहानी है। किसी भी मनुष्य ने आध्यात्मिक लेवल पर क्या यात्रा की वो उसके अंदर है, वो बातें वो छुपा सकता है। पर संसार में जो भी कहानी चलनी है वह नहीं छुपाई जा सकती, उसका प्रभाव उसका असर नहीं छुपाया जा सकता। हम आपको जो कुछ भी बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर रीजन में यह हाल था, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वह कहानी केवल उस हिस्से तक रहेगी? आएगी तो फिर सारी देश दुनिया हर जगह फैलेगी। ठीक है, और वो मामला केवल रियल एस्टेट का नहीं था, वो दुनिया के हर प्रोडक्ट हर सर्विस जो भी आप खरीदते हो करते हो सब में वो चिप लगनी थी, सब में। खैर, प्रकृति और प्रकृति पर ब्रह्म कल्कि के बीच में जो भी बातें हुई, एक प्लानिंग पर काम चल रहा था। प्लानिंग ये थी, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। पहले एक छोटी सी कॉर्पोरेट एंट्री पास कर देंगे, उसके बाद बड़े लेवल के कार्य आ जाएंगे। अब ये जो बड़े लेवल के कार्य थे उनके साथ बड़ा मसला है। जो मैंने आपको बस दिल्ली एनसीआर रीजन की फिगर बताई, वह एकदम से आने का अर्थ है कि भारत और भारत के बाहर के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल सारे सिस्टम हिलना शुरू हो जाए। अब देखिए, जो कुछ भी उन तीनों के बीच में बात हुई उसका आधार बस इतना था, एक हल्की सी कॉर्पोरेट एंट्री का बेस, और वह फिर एंट्री ले लेंगे। ये जो विशाल एंट्री आप इसे वह मान सकते हो जिसमें कहा जाता है कि कल्कि की एंट्री या प्रकटीकरण एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाएगा ग्लोबल लेवल पर। अब हम उसी इवेंट को कुछ समझ लेते हैं संक्षिप्त में। कल्कि आएंगे तो हल्की बात तो होगी नहीं, पता तो चलेगा ही। अब बड़ा इवेंट अगर होता है तो पहले तो ये मत सोचिए कि आकाश से बिजली कड़केगी, दूसरा सूरज निकल आएगा, परशुराम उतर कर दिव्यास्त्र देंगे। ऐसी बेसिर पैर की बातें नहीं हुआ करती। अब यह वर्ल्ड इवेंट जो भी है, इसकी कमियां और इसकी अच्छाइयां वह भी समझ लीजिए। अगर कल्कि एकदम से उस टॉप लेवल पर आते हैं तो भरोसा रखिए, वह भी शायद चीजें सहज फील नहीं करेंगे और शायद जनता भी नहीं। वहां पर इम्पैक्ट भी इतना ज्यादा तेज होगा कि चीजें संभालना मुश्किल हो जाए उनका। तो प्रोसेस जो इन तीनों के बीच में डिजाइन हुआ वह इस तरह से हुआ कि चीजें एकदम सिंपल और सरल की जाए शुरुआत में।
तो इसका एक फेस था, कल की जनता के साथ सहज हो जाए, जनता कल्कि के साथ सहज हो जाए, उसके बाद भी चीज़ों को एकदम से ना लाया जाए, तो जो इम्पैक्ट होना है इसे धीमे धीमे करके रखा जाए। कि भाई कितना तेज होगा कितना धीमे होगा यह कोई तय नहीं कर सकता, नहीं बता सकता। देखिए परिस्थितियां जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, आदमी के विचार भी बदलते रहते हैं। आज मान लीजिए कल की कह रहे हैं कि चीज़ों को धीमे रखा जाए, कल उनके मस्तिष्क की ऐसा हो जाए कि बहुत हो गया, धीमे धीमे हो गया, मैं बोर, अब एकदम से कहानी पार करो, तो वो तो देखो जो नियति ने लिखा है वो हो ही जाएगा। पर कल की बस यही सोच रहे थे कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना कुछ सहजता से आए। अब मेरे विचार से वह भी सहज है, शायद पब्लिक भी इनके साथ बहुत सहज हो। अब देखिए हमें यहीं रुकना होगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, उतना भी ठीक नहीं। हमें पता है आप लोगों के बहुत से प्रश्न होंगे, संक्षिप्त में बता देते हैं। कल की एंट्री भी धीमी ही होगी, फिर बीच में से कोई पॉइंट आता है जब सब कुछ बहुत हाइपर हो जाता है, ठीक है। और आप ऐसा ना सोचिए यहाँ पे कोई मार्केटिंग वगैरह कुछ चल रही है, कुछ भी आप लोगों को फीस वगैरह कुछ भी नहीं देनी है, बस हम बातें कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। चलिए ट्रोलर्स आप आइए, ब्लॉक आपको ब्लॉक किया जाए हमेशा की तरह से। और बाकी दोस्तों आपको तो पता ही है मैं कल्कि को नहीं जानता हूँ, सब केवल आवाज़ पर बताता हूँ, उन्हें केवल उनके कर्मों शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।